हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में वी आर डूइंग अ जीएस वन टॉपिक विच इज़ ब्लू रेवोल्यूशन एंड पीसी कल्चर। ये फिशिंग से रिलेटेड है। ओके, दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू द एक्वा कल्चर। नाउ दिस टॉपिक इज समथिंग जो कभी आउट ऑफ करंट नहीं जाता है, एंड ऑल्सो it is very important from the UPSC point of view also. So we'll just deep dive into the and we'll completely understand कि blue revolution क्या है, PC culture क्या होता है। मैं इसको बार बार culture बोल रही हूँ, this is PC culture, this is just PC culture. Okay, so let's jump to the question. Okay, so 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, define blue revolution, explain the problem and strategies for PC culture development in India। तीन पार्ट है क्वेश्चन के। सबसे पहले आपसे पूछा है, पहले बताओ ब्लू रेवोल्यूशन होता क्या है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट वी नीड टू आंसर कि ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है। हम ब्लू रेवोल्यूशन को डिफाइन करेंगे। देन एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज फॉर पीसी कल्चर। पीसी कल्चर की क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हैं। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और पॉइंट नंबर 3 हमारा स्ट्रैटेजीज हैं, इनको डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। सो ब्लू रेवोल्यूशन कंप्लीटली डिफाइन करना है। ब्लू रेवोल्यूशन के साथ में एक्चुअली इसने पर्टिकुलरली सिर्फ पीसी कल्चर के लिए पूछा है। सो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द पीसी कल्चर। सो देखिए बनाना कैसे, हाउ वी वुड बी कंसोलिडेटिंग फ्रेमवर्क समझ में आया। पहले डिफाइन करना है ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या है उसके बाद में पीसी कल्चर के बारे में पर्टिकुलरली पूछ रहा है। देन वी विल डिस्कस अबाउट की प्रॉब्लम्स क्या है। व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, पीसी कल्चर इज समथिंग जहाँ पे कोस्टल एरिया के अंदर भी होगा, हिंटरलैंड के भी अंदर होगा। ओके, सो दिस इज लाइक छोटे फार्मर भी करेंगे इसको, बड़े फार्मर भी करेंगे। व्हेन यू डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स यू हैव टू बी वेरी हॉलिस्टिक, एंड सिमिलरली जब आप स्ट्रैटेजीज की बात करोगे तो भी यू हैव टू बी वेरी हॉलिस्टिक कि आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया, रीजन या कम्युनिटी के बारे में बात ना करो। ठीक है, तो हमको पूरा हॉलिस्टिक कवरेज लेना है। नाउ है क्या, इसको ब्लू रेवोल्यूशन बोल लो या इसको नील क्रांति मिशन बोल लो, ये एक ऐसा, ये 1970s के अंदर स्टार्ट हो गया था और ये ब्रैकिश वाटर फिश फार्म डेवलपमेंट एजेंसी ने इसको सेट करा था ताकि एक्वा कल्चर को आगे प्रमोट करा जा सके। इसमें हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर अरुण कृष्णन थे जिनको फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन बोला जाता है। जैसे MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है, सिमिलरली इन इंडिया फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को बोला जाता है। नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्या ये, ताकि फिशिंग का एंड जो मरीन प्रोडक्ट है, ब्लू रेवोल्यूशन में सब कुछ आता है। ब्लू रेवोल्यूशन इज लाइक जो भी आप ओशन से प्रोड्यूस करते हो उन सब के लिए बात करता है। पीसी कल्चर पर्टिकुलरली फिशिंग के लिए बात करता है। ओके, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। तो ब्लू रेवोल्यूशन ताकि फिशिंग प्लस मरीन जो प्रोडक्ट होते हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करा जा सके। फिशरी एंड एक्वा कल्चर जो है ये सनशाइन सेक्टर के अंदर आता है, विच इज अ राइजिंग सेक्टर। ठीक है, पर्टिकुलरली इसका जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो और भी ज़्यादा तेज है। नाउ ये जो आसपास में जो नंबर ऑफ सब्साइडरी इंडस्ट्रीज खुलती हैं इनकी ग्रोथ के साथ भी ये मैच होता है, और एक लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं, स्पेशली जो फार्मर्स हैं, जो फिशरमैन्स हैं, फिशरमैन पर्टिकुलरली इसमें बात करेंगे हम। फिशरमैन जो है इनका ये सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी है। इट ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द फूड सप्लाई ऑल्सो। ये एक एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर ही रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप फिशेज को कैप्चर भी कर रहे हो, फिर आप उनको एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोसेसिंग भी होती है, एंड इट ऑल्सो क्रिएट द न्यूट्रिशनल लेवल ऑल्सो, क्योंकि लाइक बोलते हैं ना कि फिशेज के अंदर ओमेगा होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो, सो फिशेज आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो। नाउ इट डेफिनेटली हैज अ ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल, क्योंकि इंडिया में भी फिशिंग का मार्केट जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखोगे तो देयर इज अ लॉट टू कैप्चर येट, और उसमें दिस कैन बी एक्चुअली अ वेरी बिग सोर्स ऑफ फॉरेन इनकम इन इंडिया ऑल्सो। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की वर्ल्ड में फिश प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर। हमारा 47,000 करोड़ का प्रोडक्शन होता है, एंड फिशरीज आर इन कंट्रीज सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर किसी का होता है तो वो फिशिंग सेक्टर से होता है। नाउ ये सिग्निफिकेंटली अंडरस्कोर्ड फैक्ट भी है कि जो ग्रोथ होती है फार्मिंग सेक्टर में वो अराउंड 2.5% के आसपास है, लेकिन फिशिंग के अंदर जो ग्रोथ है वो 6 to 10% है, लाइक ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। समझ रहे हो आप, एक्सपोर्ट एक बहुत ज़्यादा है, एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट के साथ में ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, विच इज़ अराउंड 10% और समथिंग। इंडिया में कोस्ट लाइन है लगभग 7,715 किलोमीटर का, 7,000 ओके, दिस इज 7515, मैंने 7,515 बोला था ना। ओके, 7,515 किलोमीटर का लगभग
पूरा इंडिया का कोस्ट लाइन है, विच इज़ दी स्ट्रेंथ ऑल्सो, ठीक है। हालांकि बहुत सारी वनरेबिलिटीज़ भी वहाँ से आती है, बट दिस इज स्ट्रेंथ ऑल्सो, दिस प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। और ये हमको मौका देता है कि हम जो ब्लू इकोनॉमी है इसको एक्सप्लॉइट कर सकें। एक जो वहाँ पे आसपास में जो कोस्टल कम्युनिटीज़ रहती हैं उनको एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करी जा सके। ऐसे में इंडिया के द्वारा चलाया गया जो सागरमाला प्रोग्राम था वो इसी के साथ अलाइंड है, ताकि यहाँ पे हम लोग इनलैंड वाटरवेज डेवलप कर सके, जो मरीन प्रोडक्शन है इसको हम लोग स्केल अप कर सके। ब्लू रेवोल्यूशन का वन ऑफ द एम ये भी था कि जो फार्मर्स की इनकम है इसको डबल करना है ना। फार्मर जो है वो जो भी अगर आप देखोगे पिछले टाइम के अंदर, तो ये ब्लू रेवोल्यूशन की इंक्रीज होने के बाद में द इनकम ऑफ फार्मर्स हैज इंक्रीज्ड एंड इंडिया हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट फिशिंग प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पिसीकल्चर या बोल लो कि फिश प्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला तो हाई इनपुट कॉस्ट है। जैसे कि हम लोग खेती करते हैं उसमें बीज डालते हैं ना, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है कि इनकी सीडलिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो फिश सीड होते हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं। सीड के मुकाबले जो हम एग्रीकल्चर के अंदर सीड यूज़ करते हैं उसके मुकाबले ये फिश सीड बहुत महंगा होता है, इनका इट्स फिश वेट इज़ हायर, सो इन एक्सटेंट तो इसकी जो फिश फीड की जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत हायर होती है। एंड इसके साथ ही इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है, नेट लगाना पड़ेगा आपको, नेटिंग रिक्वायर, रेगुलर मेंटेनेंस ऑल्सो, लेबर इंटेंसिव क्लीनिंग इसकी चाहिए होती है पूरी, ताकि फिशेस जैसे आप छोटा सा अगर हम लोग एक पोट में रख दे, जैसे मेरे को एक बार शौक चढ़ गया था तो मैंने एक पॉट के अंदर 2 फिशेस ला के रखी थी। हालांकि वो बहुत छोटी थी और कुछ ही दिन हुए थे, एंड आई रियली ट्राइड, मैंने बहुत उसको ध्यान में रखा, बट मुझसे वो सस्टेनेबल नहीं हो पाया। एंड इवेंचुअली मुझे समझ आया कि मे बी इट रिक्वायर अ लॉट मोर अटेंशन, अ लॉट मोर टेक्निक्स ऑल्सो। इट इज़ नॉट एज ईजी एज टू ग्रो प्लांट विच इज़ अ बिट ईजियर, बट अगर आप अलग से सब पूरा पिशीकल्चर का करते हो, इफ यू डोंट हैव मच ऑफ द आइडिया, देन इट माइट नॉट बिकम विद दैट प्रॉफिटेबल ऑल्सो। सोशल प्रॉब्लम भी है, जैसे कि बहुत सारे हम जैसे इंडियंस हैं, इंडियंस में से मेजर सेक्शन ऑफ द पीपल दे डोंट ईट नॉन वेज। अगर नॉन वेज के अंदर भी आई थिंक डिफरेंट कैटेगरीज हैं, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ उसमें, तो इसलिए दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि डिफरेंट कैटेगरीज एंड देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, पोर्शन ऑफ द पीपल हु डोंट ईट फिश, अ पोर्शन ऑफ द पीपल हु ईट फिश, ठीक है। तो इस तरीके भी है, तो हमारा रिलीजियस नॉर्म्स भी है। एंड ऑल्सो इसकी वजह से लेक ऑफ फैमिली इंकरेजमेंट भी होता है, क्योंकि लोग प्रेस्टिजियस ऑक्यूपेशन माना जाता है कि क्या करते हैं, मछुआरे हैं, तो इस तरीके से लोग अगर फैमिली इंकरेजमेंट भी ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। दिस ऑल थिंग्स वर्क एक्चुअली, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। द लेक ऑफ डेटा ऑल्सो, एक रिलायबल एक्वेटिक एंड फिशरमैन रिसोर्स का एक डेटा नहीं है यहाँ पे। अगर डेटा नहीं होता है तो सूटेबल पॉलिसी बनाने में भी गवर्नमेंट को दिक्कत होती है, क्योंकि इट्स जस्ट, जैसे मैं सेंसस का एग्जांपल देती हूँ आपको, जब सेंसस का डेटा आता है एंड वी एनालाइज द डेटा, देन वी गेट टू नो कि अच्छा ये वाला एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे, या फिर ये एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर यहाँ पे डेटा सही नहीं है, विच मीन्स कोई तो प्रॉब्लम है। तो व्हेन यू हैव द रिलायबल डेटा देन इट इज़ वेरी ईजियर फॉर द गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसीज ऑन दैट। लेक ऑफ फाइनेंसेस भी हैं, क्योंकि एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, देन उसको सेल करना, उसका एक्सपोर्ट एंड उसकी सेलिंग जो है, एंड प्रोडक्ट जो है उसको भी मेंटेन करना, कोल्ड स्टोरेज को रखना, ये सारी चीज़ें नहीं है। देन इनएडिक्वेट फैमिली लेवल ऑल्सो, मल्टीपल टाइम जो पॉन्ड वाटर होता है वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज़ हो जाता है। इट रिस्ट्रिक्ट द कमर्शियल फिश फार्मिंग ऑल्सो। बहुत ये ऑनरशिप डिस्प्यूट एंड ओपिनियन इन डाइवर्सिफिकेशन भी एक दिक्कत हो जाती है, जो सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से काफ़ी ग्राउंड लेवल से लेके पॉलिसी लेवल तक की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है पिसिकल्चर डेवलपमेंट के लिए। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है कि लेक ऑफ वैल्यू एडिशन नहीं होता है, ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस हो सके। जो मार्केट फॉर प्रोसेस्ड फिश है वो भी डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी लिमिटेड है, या तो फिर आपको फिश पिकल या कटलेट्स तक ही वो लिमिटेड है, एंड दैट ऑल्सो इनटू वेरी पर्टिकुलर एरियाज। बहुत सारे ऐसे रिलीजियस एरियाज हैं जहाँ पे ना तो नॉनवेज बनता है ना बिकता है, उसमें फ़िश भी इंक्लूड होती है। और फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी भी है। अगर आपके पास अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट इनपुट्स नहीं है, अगर आपकी लोकल जो आप फिशेस को फीड कराते हो इट इज़ दैट नॉट ऑफ द क्वालिटी, स्पेसिफिक लोकेशन वाइज भी होना चाहिए। लेक ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक इम्प्रूव टेक्नोलॉजी नहीं है। एडिक्वेट जो फिशरमैन है उनके पास इस चीज़ का एडिक्वेट नॉलेज एंड ट्रेनिंग नहीं है कि किस तरीके से अपने फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, साइंटिफिक फिश फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, इन सब की वजह से भी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं।
आती हैं। तो इन सबको रिजॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज द पिस्सीकल्चर कैन अडॉप्ट? सबसे पहला तो क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से 6 to 10% की ग्रोथ हो रही है और ये एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हो रहा है, देन वी मस्ट बी फोकसिंग ऑन दी एक्सपोर्ट। तो इस ये जो 6 to 10% का ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है, इस मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए यू रिक्वायर इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ब्रेकिश एक्वा वाटर। और ये तभी आएगा जब आप इसको मल्टी डिसिप्लिनरी रीजनल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग एक पॉलिसी बना के इस पे काम करा जाएगा। तो ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना, अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी क्वालिटी की फिशेस को लेना, डिजीज को कंट्रोल करना, पानी को उसको डिसइंफेक्ट करना, अच्छी उनकी फीड क्या होगी, उनको न्यूट्रिशनल फीड देना, उनको लो इम्पैक्ट प्रोडक्शन सिस्टम समझाना, उनको फिश फार्मिंग मैनेजमेंट को समझाना, ताकि ये सारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नॉलेज अगर ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ मैच होगा तो इफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। देन फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट पॉलिसीज ऑल्सो, ताकि आप you can provide financial support and you can also enhance the skills of the farmers। कि फार्मर को ट्रेनिंग देना, इस तरीके से फिशिंग करोगे तो ज़्यादा फिश प्रोडक्शन होगा। फिश का प्रोडक्शन होने के बाद में अगर आप इस तरीके से उसको सेल करते हो, इस तरीके से कोल्ड स्टोरेज में रखते हो, डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स यू कैन मेक ऑफ द फिश, ताकि एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस ऑफ द पिस्सीकल्चर क्रिएट करा जा सके। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना ताकि एक बेहतरीन प्लानिंग और मॉनिटरिंग हो सके। ब्रैकिश एक्वाकल्चर जो है इसको इनकरेज करना, नॉट ओनली इन द एरिया जहाँ पे ये सूटेबल है, बल्कि ऐसे एरियाज़ के अंदर भी जहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी पानी अवेलेबल होता है या पॉन्ड है तो वहाँ पे इस कल्चर एक्वाकल्चर को वहाँ पे प्रमोट करा जा सके। रिमोट सेंसिंग की हेल्प से जीआईएस की टेक्निक से जो इकोलॉजिकल पॉल्यूशन एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट है उनको मिनिमाइज करा जा सकता है। जैसे कि लैंड का हो गया है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसका। देन डेवलपिंग एडिक्वेट लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स ऑल्सो, ताकि एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ को इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन के अंदर रेगुलेट करा जा सके। फिश सीड एंड फीडिंग को इंश्योर करना कि वो इन्फेक्टेड या अनवांटेड ना, उनको जितना ज़रूरत है उतना ही उनको फिशिंग सीड देना। और जो क्रेडिट है, जैसे फाइनेंशियल दिक्कत है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है उसको स्ट्रेंथन करना, ताकि कंसिडरेशन ऑफ इकोलॉजी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस सेक्टर को पूरा गवर्न कर सके। सो आप देखो कि इसमें पूरा है, पॉलिसी से लेके इकोनॉमी से लेके इकोलॉजी से लेके लीगल से लेके ट्रेनिंग से लेके एवरीथिंग इज बीइंग इंक्लूडेड व्हेन यू टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो यही है कि हॉलिस्टिक कवरेज लेना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। आपको लगे कि अच्छा ये बहुत ही थोड़ा दूर का लिंक लग रहा है, बट दैट्स परफेक्टली फाइन बिकॉज यू आर गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, सो यू नीड टू हैव अ हॉलिस्टिक अप्रोच व्हेन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओके, तो इसके साथ ही दूसरा ये भी है कि जो डेटाबेस है उसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू नो एज आई सेड कि पॉलिसी मेकिंग के लिए डेटा बिकम्स वेरी हैंडी व्हेन यू मेक द पॉलिसी, बिकॉज यू गेट टू नो कि अच्छा ये हमारी स्ट्रेंथ है और ये हमारी वीकनेस है। सो हैविंग अ डेटाबेस इन द फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर, एक्वाकल्चर, इट वुड बी वेरी वेरी इंपैरेटिव फॉर एनालाइजिंग द पॉलिसीज ऑल्सो। वेल दिस वॉज इट। देखो कंक्लूजन में जब लिखोगे ना तो कंक्लूजन के अंदर भी हम लोग रिकमेंडेशंस के साथ जाते हैं। सो अगर आपने कोई ऐसी कमिटी है जिसने ब्लू रेवोल्यूशन पर रिकमेंडेशंस दिया है, डेफिनेटली गो विद दैट एंड राइट द रिकमेंडेशंस इन दैट। अदरवाइज इन केस अगर आप कभी स्टक हो जाओ एंड यू फील कि अच्छा मुझे अभी नहीं समझ आ रहा है कि मैं इसमें क्या लिखूँ, दिस इज अ वेरी न्यू, देन अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक किस टॉपिक से लिंक करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस एक्वाकल्चर, इट इज़ वेरी मच लिंक्ड विद द एग्रीकल्चर। सो वॉट यू वुड डू कि अगर आपको आपने पिस्सीकल्चर के बारे में अलग से नहीं पढ़ा है बट आपको पता है कि ये फिशिंग से रिलेटेड है, इसको एग्रीकल्चर से लिंक करो। थिंक कि एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम है, कौन कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जो एक्वाकल्चर में नोट डाउन करी जा सकती है, जैसे कि एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम है, कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम है, इनपुट की प्रॉब्लम है, क्रेडिट की प्रॉब्लम है ना, ये सारी वो प्रॉब्लम। फार्मर्स को ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है, जब हम बात करते हैं लैब टू लैंड की, जब हम बात करते हैं जो क्या बोलते हैं हमारी साइंटिफिक टू लोकल लेवल की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें दोनों में बहुत कॉमन है। तो ऐसे में अगर आप कभी भी स्टक हो जाओ देन टेक हेल्प फ्रॉम एनी ऑफ द टॉपिक एंड रिलेट इट, बट उसको चेंज करके लिखना है। तो इंडिया इज़ डेफिनेटली होम ऑफ द 10% ऑफ द ग्लोबल फिश डाइवर्सिटी और हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स भी हैं। और अगर इन दी एरा ऑफ फूड सिक्योरिटी हम बात करें कि ज़मीन कम से कम हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है, एंड this climate change is also making an impact on the agriculture. ऐसे में pisciculture comes as like the savior from the food security for the ever increasing human population also. तो इसमें भी आपको ये बताना है कि हमको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। स्टार्टिंग मतलब कि इनपुट से लेके जहाँ पे हम लोग फिश सीड से लेके उसमें पानी से लेके उसमें फर्टिलाइजर से लेके क्लिनजर से लेके हर एक चीज़, प्लस उसका मेंटेनेंस कि उसको मेंटेन कैसे करना है, लेबर इंटेंसिव है, प्लस उसमें जो फिशेस कलेक्ट करी जाती है उनको प्रोसेस कैसे करना है, आसपास में फूड प्रोसेस
प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगाना, उसको किन डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स में डाइवर्ज करके हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट के लिए मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, पूरा एक सप्लाई चेन जो होता है, इसको ध्यान में रख के आप इसमें जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में लिख सकते हो। क्योंकि आइसोलेटेडली आप कहीं पे एक्वाकल्चर कर दो, बहुत अच्छे से एक लाख कर दो, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर वो फिशेस मार्केट में नहीं जाएंगी तो किसान को क्या फायदा है। Okay, that is why we talk about the integrated approach. Well, this was the question about blue revolution. I hope now you understand कि problems क्या है, strategies क्या है दोनों के लिए. I hope that must be clear with you. And this is it. मेरा नाम संतोष है. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_ पे जुड़ सकते हैं. This is it. I'll see you guys in the next. And अपना ध्यान रखो. Stay happy, stay hydrated. जय हिंद.